नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज ट्वीट्स पर। तो आज हम लोग बात करेंगे रवि राज कुमार जी से, जिन्होंने बीपीएससी 66 के एग्जामिनेशन में 158 रैंक लाके रेवेन्यू ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं ये। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे टिप्स और हैक्स इनसे लेंगे, कैसे पढ़ाई करना होता है, कैसे मोटिवेटेड रहना होता है, इनकी बुक लिस्ट क्या थी, इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया, ये सब हम लोग विस्तार रूप से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपका फाइनली सिलेक्शन हो गया, और वो भी बहुत अच्छे रैंक से, रैंक 158। तो ये तो आउटस्टैंडिंग है, और रेवेन्यू ऑफिसर आप बन गए हैं, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी टीम की तरफ से, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। सबसे पहले तो मैं ये हम मतलब स्टूडेंट्स को बताइए, आप अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दीजिए, बैकग्राउंड, जैसे 10th 12th ये सब, या फिर आप जॉब वॉब भी, क्या आपका बैकग्राउंड रहा है, ये सब थोड़ा सा डिटेल बता दीजिए। अ, मेरा मैम जैसे 10th और 12th बिहार बोर्ड से मैंने किया था, हिंदी मीडियम से ही किया था। और फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया था मैंने। 2016 में मैंने पास आउट हुआ था बीटेक से। उसके बाद मतलब टीचिंग सेक्टर में जॉब किया था, वो एजुकेशन लोन वगैरह के बर्डन के कारण। और ये कोविड लॉकडाउन के समय मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था बीपीएससी, और फिर फाइनली 2020 में सेलेक्ट हुआ। तो आप सोनली बीपीएससी ही तैयारी कर रहे थे, बीपीएससी एग्जामिनेशन की ही तैयारी कर रहे थे? हाँ हाँ, केवल केवल बीपीएससी किया था। आपको अपना ये मतलब प्रीलिम्स वाला मार्क्स पता है, या फिर कुछ आइडिया लगा था उस टाइम में चेक करने पे? मेरा प्रीलिम्स में 112 मार्क्स था, 112। ठीक है, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग मार्क्स है। अच्छा, ये बताइए कि आपने क्या क्या बुक्स को फॉलो किया था प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, और ऑप्शनल भी आपका थोड़ा सा अलग हट के ऑप्शनल है, तो आपने कैसे मैनेज किया था ये सब? हाँ, जैसे मैंने प्रीलिम्स के लिए जो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, अराउंड मैं अगस्त 2020 में शुरू किया था। अ, तो उस समय जैसे जैसे हिस्ट्री, मैं मेनली मैं 4 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था प्रीलिम्स के लिए। जैसे हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, साइंस और पॉलिटी, ये 4 पे मैंने ज़्यादा फोकस किया। और हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे घटना चक्र वाला जो प्रीवियस ईयर बुक आता है, जिसमें सारे पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैंने पूरा थ्रोली उसे पढ़ा था, उसके सारे क्वेश्चंस लगाए थे। सेम मैंने पॉलिटी में भी किया था। पॉलिटी में ये था कि जो घटना चक्र का जो बुक है, उसके स्टार्टिंग में आर्टिकल्स वगैरह दिए हुए हैं, वो मैंने पूरा मेमोराइज किया था आर्टिकल्स वगैरह। इससे मेरा पॉलिटी में सारा क्वेश्चन सही हो गया था मेंस में। और साइंस के लिए जैसे मेरा बायो उतना अच्छा नहीं था, तो बायो के लिए मैंने लूसेंट का बुक लिया था और लूसेंट से बायो किया था। फिजिक्स तो मेरा ठीक था, और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने लूसेंट का यूज किया था। करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली दृष्टि का एक मैगजीन आता है, घटना चक्र पब्लिकेशन में ही आता है वो। और इडुटेरिया का जो मैगजीन है, ये दोनों को मैंने कंबाइंड रूप में इसको फॉलो करवाया किया। मेंस वाला जो जीएस पार्ट है, पेपर 1 पेपर 2, उसके लिए आपने क्या किया था? जैसे मेंस पूरा मैंने सेल्फ स्टडी खुद से तैयार किया था, नोट्स बना के। जैसे जीएस 1 में आप जैसे हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री के लिए मैंने जैसे मैंने मार्केट से एक सीजन का मटेरियल आता है 40-50 पेज का, और आस्था का नोट्स, और बिहार समग्र जो केबीसी नैनो वाली बुक है, इन तीनों को कंबाइन करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया, और फिर इसके नोट्स मैंने तैयार कर लिया था, अपना खुद का एक नोट्स बना लिया था हिस्ट्री के। जैसे फिर करेंट अफेयर्स जो होता है जीएस 1 में, उसमें जैसे आईआर का क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल रिलेशन का। तो इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने विजन आईएस का जो मंथली मैगजीन में जो आईआर का सेक्शन है, वहां से मैंने कवर किया। और विजन आईएस में ही जैसे कोई नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का जो टॉपिक है, वो भी मैंने वहीं से फेच आउट कर लिया। और साथ ही साथ जैसे दृष्टि आईएएस का कुछ कुछ जो करंट अफेयर्स का जो डेली अपडेट में जो आते रहता है, उससे जैसे रैंकिंग वगैरह के लिए, या फिर WHO, आईएमएफ का कुछ डेटा बेटा, ये सब मैंने एक साथ कंबाइनली, मतलब पूरा का पूरा एक नोट्स फॉर्म में एग्रीगेट कर लिया था। और सारा का सारा फिर वही मैं एग्जाम में यूज किया था रिटर्न।
और स्टैटिक्स में तो मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया था, बस प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगाए थे, करीब 8-10 पेपर मैंने सारे लगाए थे। अब जैसे ऑप्शनल। GS2 में, हाँ, जीएस टू। GS2 में पॉलिटी होली मैं लक्ष्मीकांत से प्रिपेयर किया था, पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत फॉलो किया था। साथ ही साथ जो बिहार का पर्सपेक्टिव था जो मुझे प्रीवियस ईयर में दिख रहा था, जैसे राज्यपाल के इशू पे क्वेश्चंस आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और राज्यपाल और सेंट्रल गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट के रिलेशन पे, इसके लिए मैंने गूगल वगैरह करके अपना नोट्स बना लिया था। और जैसे फिर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में बेसिकली मैं एनसीईआरटी पे एनसीईआरटी का यूज किया था। जैसे 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है, इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका हर एक चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया। जैसे उसमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफी डिपेंडेंट, ये सब जो टॉपिक्स हैं इस पे मैंने नोट्स तैयार कर लिया था, और उसको उसमें कुछ करंट अफेयर्स भी ऐड ऐड डाउन कर लिया था। और जैसे इस बार ऐसा ही हुआ था कि डेमोग्राफी डिपेंडेंट पे क्वेश्चन भी आ गया था। और ज्योग्राफी में भी वही, जो 12th क्लास का जो एनसीईआरटी है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, और एक 11th क्लास का जो एनसीईआरटी है, इंडिया एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, इन दोनों को मैंने इस हर एक चैप्टर का मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिया था, और इसको थ्रोली पढ़ के, और कुछ बिहार का जो इसमें इशू था, जैसे बिहार में फ्लड का रीजन, बिहार में फ्लड एंड ड्राउट कंडीशन, या बिहार में जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, ये सब टॉपिक गूगल करके या फिर केबीसी नैनो के बुक से ओवरऑल, मतलब नोट्स, मतलब बेसिकली मैं नोट्स पे रिलाई कर रहा था, अलग अलग प्रीवियस ईयर देखा, सिलेबस देखा, और पूरा का पूरा नोट्स बना के उसे रिवीजन में। फिर जो लास्ट वाला जो सेक्शन है हमारा साइंस एंड टेक, साइंस एंड टेक में मैंने पहले प्रीवियस ईयर देखा, उसमें जो टॉपिक्स थे, जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी, और क्वेश्चन जब आप प्रीवियस ईयर का देखोगे तो उसमें क्या है ना, कि वो ऐसे पूछते हैं कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट, या रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हर घर नल योजना, इस टाइप से वो क्वेश्चन पूछते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के यूज पे। तो हर एक चीज का मैंने कुछ कुछ जो प्रैक्टिकल यूज है उससे रिलेटेड, रूरल डेवलपमेंट में, फ्लड मैनेजमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट में, ये सब पे मैंने नोट्स टाइप का बना लिया था। और फिर जब मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया, जैसा कि मैंने आपके साथ ही शुरू किया था मैम, आपके गाइडेंस में ही शुरू किया था नॉलेज ट्यूब के थ्रू, तो आपको याद भी होगा जब मैंने पहला आंसर लिखा था और आपको दिखाया था, तो आपने क्या कमेंट किया था मैं बता नहीं सकता हूँ इतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपके गाइडेंस के कारण वो धीरे 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 अच्छा इम्प्रूव हो गया था। वही हम देख रहे थे आपका आंसर, तो हमको यही दिख रहा था कि पहले आप एकदम मतलब आपका आंसर बहुत छोटा छोटा रहता था, यूपीएससी लाइंस पे रहता था, बीपीएससी में आपको एग्जैजरेट करना होता है, पॉइंट्स को अच्छे से डील करना होता है, तो वो धीरे धीरे तो हाँ इम्प्रूवमेंट हुआ ही था आपका। मुझे याद है हाँ। कि आपने मेरे फर्स्ट आंसर पे बोला था कि आपने तो बुक छाप दिया है हाँ लेकिन हुआ ना, फिर तो इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ, और बहुत लगना भी पड़ा, मतलब हम लोग देख रहे थे, अच्छा तो लिख ही रहे थे आप, लेकिन हाँ बीपीएससी का थोड़ा डिमांड हटके होता है, यूपीएससी से थोड़ा हटके डिमांड होता है बीपीएससी आंसर्स जी। का। आप ये बताइए कि ये जो न्यूज़पेपर का रोल है हमारे प्रिपरेशन में, बीपीएससी के प्रिपरेशन में एग्जामिनेशन के लिए, वो क्या मतलब क्या क्या करना होता है, न्यूज़पेपर को कितना इंपॉर्टेंस देना है, उससे क्या क्या कलेक्ट कर देना है? देखिए, जितने भी पीसीएस एग्जाम है, जो कमीशन के एग्जाम होते हैं, उसमें न्यूज़पेपर का तो बहुत रोल है। सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर का आपको बेनिफिट इंटरव्यू के समय दिखता है। वहां पे जब कोई हॉलिस्टिक आंसर, या आपको किसी पॉइंट पे अपना व्यू देना होता है जहाँ पे आपका थिंकिंग दिख रहा हो, तो वहां पे न्यूज़पेपर का मतलब कि ज्यादा आपको। और ऐसे भी आप जब आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं तो करंट की चीजें आपको रटने का फिर जरूरत नहीं पड़ता, आपको याद रहता है, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आइडिया माइंड में आते रहता है। फिर जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो न्यूज़पेपर के पॉइंट्स आप मतलब रिटन फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, वहाँ पे तो आ जाता है, याद आता है। मतलब एक तरह से देखते हैं ना कि हॉलिस्टिक माइंड के डेवलपमेंट में न्यूज़पेपर का रोल होता है। तो वाह। अगर आपके पास टाइम है तो न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। जैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा करता था, उसमें एक्सप्लेन्ड एक आर्टिकल आता है डेली, वो बहुत ही अच्छा आर्टिकल होता है।
हाँ, ये तो हो जाता है कि पॉइंट्स आपको इतना पढ़ा हुआ रहता है और बार बार एक न्यूज कम से कम 3-4 दिन तो खींच ही जाता है, तो वो अच्छा से याद हो जाता है। और डायमेंशंस, बहुत सारा डायमेंशंस हम लोग ऐड कर पाते हैं, ये तो है न्यूज़पेपर का रोल। और अ, न्यूज उस हम्म समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, जैसे जब कभी करंट अफेयर्स या कोई अनट्रेडिशनल क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो जो आप कि लिख हुआ है सकते हो। 66 में, जो कि 66 हाँ, में हुआ है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आए हुए थे। आ गए थे, हाँ जी। तो उस टाइम में तो न्यूज़पेपर ही बचाएगा जान। हाँ, ठीक है। आप जो पढ़ाई करते थे तो कितना घंटा, मतलब हर बच्चे का ये रहता है कि जो पास्ड आउट कैंडिडेट है वो कितना घंटा पढ़ रहा है, तो ये भी बता अ, दीजिए हमारे ऑडियंस और हमारे एस्पिरेंट्स को। जैसे जैसे 27 दिसंबर 2020 को हमारा प्री हुआ था। हम्म उसके बाद मैंने मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो बहुत बर्डन लगता था, डर लगता था, क्या होगा क्या होगा। 4-5 घंटे पढ़ते थे, फिर धीरे धीरे। लेकिन लास्ट का जो 20 दिन था उसमें मैंने 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। लास्ट के जो मतलब जुलाई में जो हम लोग का मेंस था, वो उससे भी बीस अचानक से पच्चीस दिन अनाउंस हम, हो गया था मेंस। अचानक से डेट आया था तो एकाएक प्रेशर बना, तो हम 12 13 14 घंटे पढ़े थे उसमें। लेकिन उससे पहले 4-5 घंटे इनफ होता था, उससे ज्यादा पढ़ा भी नहीं जाता था। जैसे कि 68 फाउंडेशन बैच वाले जो स्टूडेंट होंगे उसको अभी से कितना टाइम देना है अपने प्रिपरेशन को? अभी से 4-5 घंटे डेली काफी है। है ना? बट वो कुछ रिवीजन में भी टाइम लगाए तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जो बीपीएससी, एकदम स्पेसिफिक बीपीएससी क्वेश्चन है ये, कि बीपीएससी का अचानक से नोटिफिकेशन आ जाता है कि अपरिहार्य कारणों से इस एग्जाम को, परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, ठीक है। तो एक तो स्टूडेंट, उसको जॉब चाहिए, उसको अपना मतलब जो भी पढ़ाई कर रहा है वो उससे मुक्ति चाहिए कि हाँ खत्म करो, मेरा सिलेक्शन हो जाए, हम खत्म करें ये सब, ठीक है। और प्लस इसमें टेन्योर जो है इसका एग्जामिनेशन का चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, उस टाइम में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी लगता है कि क्या कर रहे हैं, लगता नहीं है होगा क्या होगा। तो उस टाइम में वैसा जो पीरियड होता है, तो वैसे टाइम में आप कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते थे? जैसे इस टाइप का जो सिचुएशन है ये हर स्टूडेंट के साथ होता है। जैसे हमारा भी 2 साल के बाद रिजल्ट आया है। तो रियली ये बहुत टफ टफ टास्क होता है अपने आप को मोटिवेटेड रखना। लेकिन ये जो टाइम है, ये सोचिए ये हर स्टूडेंट के साथ ऐसा हो रहा है। आप मतलब एक किसी सिंगल इंडिविजुअल के साथ नहीं हो रहा है। तो हमें इस टाइम को ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग में यूज करना चाहिए। जैसे एग्जाम का डेट बढ़ गया, तो हमें क्या करना चाहिए कि उस समय हम ऑप्शनल को और अच्छा कर लें, आंसर राइटिंग को और अच्छा कर लें। मतलब मेंस फोकस्ड स्टडी को, मतलब स्टडी का जो ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा दें, ताकि जो हमारा रैंक जो है वो इम्प्रूव हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली आपको मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा। और फाइनल रिजल्ट में ऐसा होता है कि 10 नंबर और आ जाता तो मैं भी टॉप 10 में होता, इस टाइप का सिचुएशन बनता है। 2-2 नंबर 3-3 नंबर से 30-30 रैंक पीछे चले जाते हैं लोग। और अब जो चाहते हैं वो सर्विस नहीं मिल पाता। तो हमें ये सब चीज अगर हम फ्यूचर में सोचे, अगर अभी के बच्चे ऐसे सोचें कि ये अगर मैं 10 नंबर भी लैग करता हूँ तो टॉप 100 रैंक से बाहर हो जाऊंगा, फिर मैं जो चाहता हूँ वो सर्विस नहीं मिल पाऊंगा। ये सब चीज सोचने से फिर अपने आप में खुद में मोटिवेशन आ जाएगा। तो ये जो आपका अटेम्प्ट है, ये सेकंड अटेम्प्ट है ना? सेकंड हाँ, अटेम्प्ट में सेकेंड आप, सेकेंड अटेम्प्ट, फर्स्ट तो ना, अटेम्प्ट। हाँ, तो ये हम जानना चाह रहे हैं जैसे स्टूडेंट्स के लिए, आप क्या बोलेंगे कि क्या मिस्टेक्स है जो नहीं करना चाहिए, जो एक नोवाइस बच्चा है जो एकदम स्क्रैच से अपना तैयारी स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या मिस्टेक्स नहीं करना है? सबसे पहला, हमें ये भूल जाना चाहिए कि पहले मेरा प्री निकलेगा फिर मैं मेंस का तैयारी करूंगा। ये सबसे बड़ा डिजास्टर होता है कोई भी सर्विस कमीशन या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। मेंस और प्री का प्रिपरेशन आपको एग्रीगेट एक साथ करना चाहिए। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप आंसर राइटिंग फर्स्ट डे या सेकेंड डे से शुरू करें। मतलब थोड़ा पढ़ाई आप कोई एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद उसका आंसर राइटिंग स्टार्ट कर लेना। क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा होता है कि किसी किसी बच्चे जो पहले से आंसर राइटिंग कभी किए नहीं है, उनको एक एक 2-2 महीना लग जाता है अपना आंसर राइटिंग आर्ट डेवलप करने में। तो हमें हर किसी को यही करना चाहिए कि आंसर राइटिंग हम स्टार्टिंग से ही शुरू कर लें, ताकि मेंस के प्री के बाद का जो टाइम है
उसमें हम वैल्यू एडिशन कर सके, अपने आंसर का क्वालिटी और अच्छा कर, ना कि हम ये कि हम आंसर राइटिंग उसमें करना सीख रहे हैं। और दूसरा, कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट मत करिए, मेंस में और प्री में दोनों में। प्रीवियस, खासकर मेंस में तो कभी भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रिपरेशन करते समय आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को अपने साथ रखो, कोई भी बुक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का जो है, और उससे प्रैक्टिस करो, उससे देखो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। उससे ना एक थॉट प्रोसेस आपके माइंड में आएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, हम जो जितना पढ़ रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है। ये दो चीज मुझे लगता है कि अभी जो शुरू बेसिकली 68 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज और हमको ध्यान आ रहा है, जो आंसर राइटिंग आप करते थे आप बोलते थे मार्क्स दीजिए, मार्क्स अलॉट कीजिए, मार्क्स अलॉट कीजिए, है ना? जी सब्जेक्ट मतलब कौन सा क्वेश्चन पे कितना मार्क्स दे रहा है। तो ये हमको और एक चीज और आप अपने अभी बता रहे थे कि नोट्स बनाना चाहिए, तो स्टूडेंट को आप क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं ना, वो बोलते हैं मैम इसमें से जो मेन पॉइंट है बता दीजिए। तो ये तो टीचर का काम ही है, वो तो बताएगा ही, बट एज अ स्टूडेंट जिसको क्वालिफाई करना है उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? नोट्स कैसे बनाना है, एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट, नोट्स मेकिंग कितना इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली नोट्स मेकिंग से ना, एक तो आपका राइटिंग हैबिट बन जाएगा। दूसरा सबसे अच्छा चीज होता है नोट्स मेकिंग का कि क्या इंपॉर्टेंट है ये आप कलेक्ट करना सीख जाओगे खुद में ही, ये इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। और उससे क्या होता है कि जैसे आप जैसे मैं एक पेज बोलूं और इसका मैं नोट्स बनाने के लिए, तो क्या होता है कि आप एक बड़े पार्ट ऑफ सिलेबस को छोटे पार्ट में कॉन्साइज कर देते हो और उसे एग्जाम तक कैरी करना आसान हो जाता है। ठीक है। साथ ही हाँ। साथ होता क्या है कि आपका आंसर जो है ना वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब आप खुद का नोट्स बना के उसे बार बार रिवीजन करके आंसर प्रोड्यूस करते हो, तो ज्यादा इफेक्टिव आंसर होता है। क्योंकि आप एक बार नोट्स बना लेते हो, फिर आप उसमें वैल्यू एडिशन करना चाहते हो, तो जैसे फ्लो चार्ट, फिर बार डायग्राम, ये सब चीज आपके माइंड में ज्यादा आता है, तो उससे क्या होगा, आपका आंसर और अच्छा होगा और इफेक्टिव हो जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव हो जाएगा। ठीक है, लास्टली आप ये बता दीजिए कि किसी को प्रीलिम्स में अपना मार्क्स बूस्ट अप करना है, जैसे वो वाले स्टूडेंट भी होते हैं, कुछ एक स्टूडेंट ऐसे होते हैं जैसे कट ऑफ 86 तो उनका 85, कट ऑफ 89 तो उनका 88, वैसे वाले स्टूडेंट के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे प्रीलिम्स रिलेटेड? ऐसे वाले स्टूडेंट में उनमें देखिए, पूरे प्रीलिम्स में हम सारे सब्जेक्ट को तो अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाएगा। कोई चाहे कि हमारा सारा सब्जेक्ट में फुल स्कोर आ जाए, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, आपका जो कोर जो स्ट्रेंथ वाला एरिया है, उस पे आपको इतना अच्छा पकड़ होना चाहिए कि उसका क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। ठीक है। और साथ ही साथ कुछ ऐसे जो हम पढ़ते हैं जहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता, जैसे इकोनॉमी, हम एक इकोनॉमी सेक्शन है, इकोनॉमी में कभी भी आज तक का बीपीएससी में कभी भी स्टैटिक क्वेश्चन नहीं आया। वो या तो इकोनॉमिक सर्वे से पूछते हैं या फिर बजट से पूछेंगे या फिर कोई भी करंट अफेयर्स आरबीआई का डेटा से पूछेंगे। तो अब कुछ बच्चे स्टैटिक पढ़ने में ज्यादा टाइम लगाते हैं, तो हमें स्टैटिक को अवॉइड करना चाहिए। मतलब ट्रेंड को देखते हुए अगर वो तैयारी करें तो इस टाइप का सिचुएशन नहीं आएगा कि 2 नंबर से मेरा फ्री नहीं हो रहा है। अच्छा, टेस्ट सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है आपके हिसाब से? और टेस्ट टेस्ट सीरीज तो मैंने मेंस का लगाया था आप ही के पास नॉलेज ट्यूब पे, और प्री के लिए तो मैंने टेस्ट दिया नहीं, बस घटना चक्र ही किया था। बाकी टेस्ट सीरीज से ये होता है कि हमारे तक जैसे का आपका मतलब कि एक्सपीरियंस हुआ होगा ना, फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट, उसमें आपको भी तो मार्क्स इम्प्रूव हुआ ही होगा ना, मार्क्स फर्स्ट इम्प्रूव? टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आए थे, सेकेंड टेस्ट में थोड़ा इम्प्रूव हुआ। मतलब फोर्थ फिफ्थ टेस्ट के बाद मेरा थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स आना शुरू हुआ। फोर्थ टेस्ट तक तो मार्क्स ही नहीं आ रहा था, लग रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। नहीं, वो तो हालांकि थोड़ा सा आखिरी में ऐसे होता है ना कि स्टूडेंट को शुरुआत में ही मार्क्स दे दो ना, तो फिर वो मेहनत नहीं करेगा, इसलिए भी कभी कभी थोड़ा सा मार्क्स थोड़ा नीचे ही करना पड़ता है। बट स्टिल आपका तो आंसर देख के लगता था कि हाँ हो ही जाएगा, आपसे कवर हो जाएगा, और होपफुली बहुत अच्छे से आपने 158 रैंक भी ले आया है। इंटरव्यू के लिए क्या प्रिपरेशन करने का तरीका होता है स्टूडेंट्स के लिए? इंटरव्यू में बेसिकली देखिए, इंटरव्यू में ओवरऑल वो पर्सनालिटी चेकअप ही करते हैं, पर्सनालिटी देखते हैं। खास करके जैसे आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड वो कुछ पूछेंगे बेसिक।
और जो ग्रेजुएशन और इंटरव्यू के बीच का जो गैप ईयर है उसमें आपने क्या किया उससे रिलेटेड वो जानना चाहता है। अगर जॉब किया तो जॉब एक्सपीरियंस को वो पूछते हैं। खासकर फिर वो हॉबी से पूछते हैं कि आपका हॉबी क्या है। जैसे आप कोई स्पोर्ट्स हॉबी रखते हो तो उसमें वो फिर क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं। अगर कोई मेंबर आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हो या उसको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो फिर तो वो ऑप्शनल से भी पूछेगा। और कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा जरूर होता है जो आपसे मतलब कि सिचुएशनल क्वेश्चन पूछकर मतलब कि मेंटल कैपेसिटी देखने का कोशिश करता है। जैसे मेरे से पूछा गया था कि कोई महिला कोई लेडीज आपके पास रोती हुई आती है, आप कैसे उसको मतलब जस्टिस के लिए आप एक डीवाईएसपी हो कैसे उसे हैंडल करोगे। और मतलब कि क्या क्या यहाँ पे आईपीसी का आईपीसी के किस एक्ट के थ्रू इसमें एफआईआर वगैरह होगा। तो जैसे दो जैसे इसमें जैसे जिनका प्रीफरेंस डीवाईएसपी होता है उनके लिए खासकर सजेशन है कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आईपीसी का 4-5 एक्ट जरूर याद कर लें जो कि खास करके वुमन से रिलेटेड है। वुमन से रिलेटेड है तो वो मतलब वो सिचुएशन वाले क्वेश्चन में आईपीसी आपसे एक मतलब कि चाहते हैं कि आप कुछ आईपीसी के बारे में बताओ। ठीक है, तो आपका टिप्स तो ऑडियंस को पता चल ही जाएगा और एस्पिरेंट्स को भी। लास्ट आप क्या सजेशन देंगे जो भी नया एस्पिरेंट अपना तैयारी स्टार्ट कर रहा है, बीपीएससी को सोच के निकल रहा है इस जर्नी में, उसके लिए आपका क्या टिप्स रहेगा? उसके लिए मेरा यही है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखिए। कोई मैं एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट जिसे आर्ट्स के बारे में कुछ नहीं पता था वो आकर आर्ट्स पढ़ के हिस्ट्री ज्योग्राफी निकाल सकता हूँ तो कोई भी निकाल सकता है। और दूसरा बेसिक बुक पे रिलाई करिए हमेशा, एनसीईआरटी को अवॉइड मत करिए। खासकर जैसे पॉलिटी का जो बुक है लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी में ज्योग्राफी है इकोनॉमी है, इसे अच्छे से करिए। क्योंकि जब आप एक बार बेसिक बुक्स कर लेते हैं तो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर आपको कहीं प्री में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, मेंस में भी आप मतलब टॉपिक देखते ही समझ जाओगे कहाँ से मुझे पढ़ना है। आपका सारा मतलब कि क्लियरिटी आ जाएगा प्रिपरेशन में। ठीक है रविराज, आप इतना अपना प्रेसियस टाइम आप आए हैं और स्टूडेंट लोगों को एकदम टिप्स और टेक्निक्स सिखा रहे थे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। सेशन को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और आपकी रैंक तो आ ही गई है, ऑफ कोर्स आप बहुत मेहनत की हैं तो इतना अच्छा रैंक मिला है आपको, इतना अच्छा पोस्ट मिला है। इसके बाद भी आप मेहनत जारी रखेंगे और हम लोगों को अच्छा अच्छा सुनने को मिलेगा इस रेवेन्यू ऑफिसर के बारे में आगे भी। तो ऐसे ही आपको ऑल द बेस्ट हमारे चैनल की तरफ से भी। और जैसे ही मार्क्स आपका आता है तो हम लोग चैनल पे भी स्टूडेंट को अपडेट कर देंगे कि आपके कैसे मार्क्स रहे। ठीक है, आज के ओके लिए ओके, इतना ही थैंक हम यू। लोग करते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू मैम। थैंक थैंक यू थैंक यू।